So let's discuss today gravitational potential energy, and we are going to derive its expression कि gravitational potential energy का expression कैसे obtain कर सकते हैं किसी m mass के object के लिए. ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करने वाले हैं. तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ लें. ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो किस वजह से, जिसकी मेन कॉज कौन है, ग्रेविटेशनल, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो मासिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. So whenever the work would be performed because of the gravitational force in between any two objects, then that work done, whatever work is being done on an object due to interaction between two massive objects, that is gravitational force, then that amount of work done will stored in the form of the potential energy of that object, which is called its gravitational potential energy. Got it? Let's derive the expression of gravitational potential energy. Let some object of mass m is being kept at ground. And now, therefore, its weight will be mg exerting vertically downward. Now, if I need to lift this object and to take this object up to a height h, but without any acceleration, means with constant speed, that means no acceleration should be produced, it means net force should be zero, then I need to apply the equal and opposite force on the direction on the m mass object in the opposite direction of mg, and this external force, this applied force should be is equals to mg. So if I will be applying the exact force equal in magnitude, opposite in direction, which is equal to the weight of object but opposite in direction, then net force will be zero. If I will be calculating here F net, then what should be, it is F external minus mg, mg minus mg 0, net force 0. It means mass into A net, acceleration is also 0. So no acceleration, acceleration 0 means constant speed और constant velocity. So हमने क्या किया, इसको mg जितना फोर्स दिया जिससे ये एक constant velocity से इसको ऊपर लेकर के आ रहे हैं, इससे क्या हुआ कि यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ. किसके कारण हुआ, तो यहां दो सिचुएशन है. कोई कह सकता है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो. कोई कहेगा वर्क डन कैन इज परफॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स, सो वर्क कैन बी फाइंड बाय एक्सटर्नल फोर्स, कर सकते हो बिल्कुल. सो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हो, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स भी फाइंड कर सकते हो. तो हमारा एम यहीं पे, अच्छा जो भी वर्क डन होगा वही किसमें स्टोर हो जाएगा, जो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं. यहां पे ये जो mg फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली वो किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, mg. व्हाट इज mg, वेट तो है, एक्चुअल में क्या है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m मास ऑफ ऑब्जेक्ट अप्लाइड बाय द अर्थ इस m मास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, उसी को तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं. तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने एक फोर्स लगाया F, जिसकी वैल्यू कितनी रखी हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वली. तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स हमने लगाया किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में, तो हमने कुछ एनर्जी सप्लाई करी होगी, इसको हम उठा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट उठा रहे हैं, अगेंस्ट के लिए हमने इसके ऊपर एक एनर्जी दी होगी. वो एनर्जी ऊपर जाकर के हमारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इसके अंदर. किस वजह से हुई, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया. तो हम बोलेंगे कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हेनेवर वर्क इज परफॉर्म्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, देन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ऊपर लेके आ गए साहब, यहां h हाइट तक लिया है, बहुत बढ़िया साहब. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ. तो s की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछूं ग्राउंड से, इस ग्राउंड सरफेस से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h. फोर्स भी ऊपर की तरफ,
अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये फोर्स भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच वर्क इज बीइंग डन, सो यू विल बी सेइंग हाउ मच वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो W अगेंस्ट ग्रेविटी, यू कैन से अगेंस्ट ग्रेविटी। सो अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए फोर्स कौन सा आएगा, F, अप्लाइड फोर्स, F डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, एफ एस कॉस जीरो, कॉस जीरो 1, F की वैल्यू है किसके बराबर, W अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, F की वैल्यू है mg, H की वैल्यू है, S की वैल्यू है H, हो गया। दिस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी will appear or will get stored in the form of the potential energy of the object known as its gravitational potential energy. So P is equals to mgh. In certain books, in maximum books, U will be used for potential energy. So also you need to remember U is equals to mgh, और ये और लिखा हुआ है मैंने, है ना, or potential energy is equals to mgh. This is the expression of gravitational potential energy. How many of you understood it properly? So let's discuss now conservative forces and non-conservative forces. तो हम पहले डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको बोलेंगे। वो सभी फोर्सेस जो किसी मोशन के दौरान इन्वॉल्व हो इस तरीके से कि अगर कोई क्लोज पाथ बन जाए और टोटल वर्क डन जीरो आ जाए, सो अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के वापस किसी भी रास्ते से सेम पॉइंट पर वापस ले आओ, यानी कि क्लोज पाथ बना लो, और अगर उसमें नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन इस पूरे पाथ में जीरो आ रहा हो, तो इस दौरान इन्वॉल्व होने वाला जो भी फोर्स है उसको बोला जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से, एक ऑब्जेक्ट है ए पर रखा हुआ है, आप कहीं पे भी इसको लेकर के गए किसी भी जगह पर, और इसको यहां से किसी भी दूसरे रास्ते से, फर्स्ट रास्ते से, कहीं से भी वापस सेम पॉइंट पर ले आए, तो अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ये क्लोज पाथ बन रहा है और इस क्लोज पाथ में जो भी आप फॉर्मूला जैसे भी लगाएंगे, अगर W टोटल इन क्लोज पाथ जीरो आ जाए, प्रोवाइडेड W टोटल किसका, क्लोज पाथ के लिए अगर जीरो आ जाए, तो इसमें जो भी फोर्स होगा जिसके कारण ऑब्जेक्ट को आप ऐसे लेके जा रहे हो, तो इसमें इन्वॉल्व जो भी ये फोर्स F है, देन दिस F फोर्स विल बी कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। ये है एक वन ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है। W क्लोज पाथ, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो, इन्वॉल्व फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन या जिसको आप बेसिक डेफिनेशन भी बोलते हो, कि अगर किसी पॉइंट ए से किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी बी पॉइंट पर लेके जाएं, किसी एक रास्ते से, यानी कि पाथ वन से मैं किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेकर के गया, अब और इसमें एक फोर्स मैंने लगाया F फोर्स के कारण ही मोशन हुई होगी, ए से बी तक पहुंच गया पाथ वन के थ्रू। एक रास्ता और पॉसिबल था, ऐसा जिसके थ्रू वो बी पर आ सकता था। ऑब्वियसली बात है कि ये लॉन्ग रास्ता नजर आ रहा है, तो इसका मतलब पाथ 2 है ये, और सेम फोर्स आप इसमें यहां पे लगा रहे हो। अगर इन केस आप पाथ 1 से लेकर के गए, तो आपका जो वर्क डन हुआ W पाथ 1, जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसको मान लिया W1 बोल दो, इसको W1 ये हो गया W, या WAB बोल देते हैं, A से B तक गया है, कौन से रास्ते के थ्रू, पाथ 1 के थ्रू, तो इसको मैंने W1 बोल दिया। WAB अगर W1 मान लूं और यहां पाथ 2 के थ्रू गया है, तो अगर इस WAB को W2 बोल दूं, और अगर WAB बाय पाथ 1 और WAB बाय पाथ 2, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए कि ये दोनों वर्क डन बराबर हो, चाहे आप पाथ 1 से लेके जाओ या पाथ 2 से लेके जाओ, देन इन्वॉल्व फोर्स, जो भी इसके अंदर फोर्स रहा होगा,
वो कंजर्वेटिव कहलाएगा। डन, ठीक है। वट एवर फोर्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस इफ द वर्क डन, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन दोनों इक्वल आ गए का मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा वर्क डन। तो यहां से एक और डेफिनेशन इसकी बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, द इन्वॉल्व्ड फोर्स ड्यूरिंग द मोशन विल बी कॉल्ड कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन ड्यूरिंग द मोशन is independent of the choice of path. Whenever object is displaces from one point to another, then whatever work is being performed will not, if it does not depend on the choice of path chosen, then the involved forces in this motion would be known as conservative forces. ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आप क्या क्या समझे, अगर क्लोज पाथ बन जाए ए से बी और बी से ए पर वापस ले आए कहीं से भी, और अगर वर्क डन उस क्लोज पाथ का जीरो है तो इन्वॉल्व रहने वाले फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे। या अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी एक पाथ के थ्रू लेके जाए और उसी ऑब्जेक्ट को उसी पॉइंट पर किसी दूसरे पाथ से लेके जाए और फिर भी वर्क डन इक्वल आ जाए, इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, तो उसमें इन्वॉल्व होने वाला फोर्स जिसके कारण मोशन हुई थी वो कंजर्वेटिव कहलाएगा। तो फिर नॉन कंजर्वेटिव क्या हो गया, जिनमें ये कंडीशन फॉलो ना हो। इसका मतलब इफ वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, then whatever forces are being involved forces, that will be Mike Burn, that will be non-conservative forces, that will be non-conservative। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, अगर इसमें था W क्लोज पाथ जीरो तो इन्वॉल्व फोर्स कंजर्वेटिव। अगर यही चीज आप निकाल रहे हो और वर्क डन जीरो नहीं आ रहा क्लोज पाथ का, तो इसका मतलब जो भी फोर्स उसमें इन्वॉल्व है वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, इसके बाद बात कर, इसी तरह से इसकी दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, सेकंड सिचुएशन बनेगी कि अगर अलग अलग पाथ से ले जाओ और वर्क डन भी अलग अलग आ रहा हो, ए से बी तक पाथ 1 के थ्रू लेकर के गया और ए से बी तक ही मैं पाथ 2 के थ्रू लेकर के गया, और वर्क डन इन पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन ऑफ पार्ट 2, तो हम बोलेंगे कि जो भी फोर्स इसमें इन्वॉल्व था, ये जो भी फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक सिचुएशन। ठीक, अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और ज्यादा क्या कंजर्वेटिव फोर्स को, फिर उसके बाद बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का वन ऑफ द एग्जांपल होता है साहब ग्रेविटेशनल फोर्स, और एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जो चार्जेस के बीच में फोर्सेस लगते हैं उनको जनरली कुलामिक फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि कुलाम्स ने लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के लिए। तो इन जनरल आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर आल्सो कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन जनरल इलास्टिक स्प्रिंग फोर्सेस जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, आप मैंने बोला कि ये होते हैं, किसी ने कहा ऐसे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, तो लेट्स प्रूव इट। ठीक है, प्रूव करते हैं साहब कि कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है। तो उससे हमें दो चीजें सीखने को मिलेगी, एक जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था कि क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो आना चाहिए, या दो अलग अलग पाथ चूज करूं तो वर्क डन सेम आना चाहिए। कब? जब कंजर्वेटिव फोर्स हो तब। और कंजर्वेटिव फोर्स में किसको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपको एक एग्जांपल क्या बता रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स का, ग्रेविटेशन। तो दो चीजें सीखने को मिल जाएगी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पाथ, किसी भी पाथ से लेके जाओ वर्क डन सेम आना चाहिए। तो हमने एक जनरल सिचुएशन ले ली
और इजी सिचुएशन ले ली जिससे हमें दोनों ये क्लियर हो जाए। केस 1 या टू प्रूव ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने बोला लेट सपोज ये कोई है मास एम मास, सिचुएशन केस 1 के अंदर ही बोल लेते हैं, चलो केस 1 के अंदर इस ए से इसको सीधा ले गए बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड एच हाइट तक। ठीक है, एच हाइट तक। तो बताइए कि यहां पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, और इस पर अगर हमने इक्वल फोर्स F लगाया हो इसके मास के बराबर का ए पॉइंट पर ही, ए पॉइंट, तो बता सकते हो क्या कि व्हाट शुड बी द वर्क डन, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, व्हाट शुड बी द वर्क डन फ्रॉम A टू B, कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, अगर मैं वर्क डन AB ड्यू टू फोर्स ड्यू टू F, इस F को काम में ले रहा हूं, या आप इस F की वैल्यू क्या बोल रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, ग्रेविटी फोर्स के बराबर बोल रहे हो। ठीक है, अच्छा सर, कोई कह नहीं सर ड्यू टू ग्रेविटी बताओ तो Fg लिख दो। तो Fg जब लिखोगे तो आप क्या यहां पर बोलोगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो लग रहा है नीचे नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर ऊपर, इन दोनों के बीच में एंगल बन गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखते हैं ये कितना आ रहा है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव, तो हम इस F की बात ही नहीं करते, जिस भी फोर्स से लेके गए हमारा काम तो ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करना है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी को चेक करना है। ओके सर, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी Fg इंटू S इंटू कॉस 180, cos 180 -1, ये हो गया माइनस Fg इंटू एस, माइनस Fg की वैल्यू है mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, s की वैल्यू है h, तो हमारे पास आ गया साहब WAB, यहां लिख देते हैं अलग से, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, WAB ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इज माइनस mgh। अच्छा, ये जो भी पाथ हमने सेलेक्ट किया इसको बोल देता हूं मैं पाथ 1, ये पाथ 1 के कारण जो भी वर्क डन आया दैट इज माइनस mgh। ओके, लेट्स प्रूव कि क्या किसी दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक जाएं तो क्या सेम वर्क डन आएगा क्या ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ओके, ठीक है, क्योंकि यहां ऊपर जो फोर्स लगाओगे वो तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव बोल रहे हैं ना, हमारे फोर्स को थोड़ी हम कंजर्वेटिव बोल रहे हैं। तो हमने बोला कि लेट्स सपोज वापस ये केस 2 ले लिया सेम सिचुएशन पे, यानी कि इसको हटा करके वापस सेम ए पॉइंट पर हमने एम मास का रख दिया ले, और इसको हमें पहुंचाना यही बी तक ही है, लेकिन पाथ आपको कुछ दूसरा चूज करना है। तो हमने बोला लेट्स सपोज पहले यहां तक गए, फिर 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 यहां पे चले गए, मान लीजिए ये पहुंच गए, तो हमने एक नया ही रास्ता ले लिया। ठीक है, और समझने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का ही सहारा लिया है ताकि कैलकुलेशंस आसान रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए से बी के बीच में सी डी ई एफ जी एच, मुझे ABCD आती है। ठीक है, ACDEH EFGHB है ना, ए से बी, उसके बीच में बाकी के पॉइंट्स दे दिए। हमारा एम है, ये है पार्ट 2, ये जो कुछ मैंने बनाया, तो पार्ट 2 क्या है साहब, यहां पर ACDEFGHB, इस पार्ट 2 के अलोंग हम ऑब्जेक्ट को लेकर के गए हैं, और लेकिन यहां पे आपको वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा एम क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी फाइंड करना है, बट बाय पाथ 2, और किसके थ्रू,
अगेंस्ट ग्रेविटी, ये भी अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि सॉरी अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, सो जल्दी से बताइए WAB पाथ 2 किन किन पाथ से मिलकर के बना है? हमें पता है कि जो वर्क डन है अगर अलग अलग टुकड़ों में देखा जाए तो उसको अलग अलग टुकड़ों में निकाल के आप ऐड कर सकते हो। तो मैं वर्क डन ड्यू टू AB, मैंने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट A से C तक गया है, तो मैंने क्या निकाला होगा? वर्क डन फ्रॉम A टू C। फिर कहां से कहां गया? C टू D। फिर कहां से कहां गया? D टू E। फिर कहां गया? E टू F। फिर कहां गया? F टू G। फिर कहां गया? G टू H, GH। और फिर कहां गया फाइनली? W HB। ओके सर, मुझे बता सकते हो क्या कि वर्क डन फ्रॉम C टू D, जब ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के जाया जा रहा होगा तो इसके अंदर ये, इसको डिस्प्लेसमेंट में बोल देता हूं S1, A टू C को, यहां से यहां तक को बोल देता हूं S2, यहां से यहां तक को बोल देता हूं S3, फिर यहां से यहां तक को बोल देता हूं S4, S5, फिर यहां से यहां तक को S6, फिर यहां से यहां तक को S7। जल्दी से बताइए, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, हियर WCD क्या होना चाहिए एवरीवन? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग CD, 0। रीजन वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्या लिखोगे? FG डॉट CD, है ना? CD चाहो या S2 जो आप लिखना चाहो, CD लिख देता हूं, चलो मैं आपको आसानी रहेगी। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यहां ऑब्जेक्ट लूंगा तो फोर्स तो हमेशा नीचे ही लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है तो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट और ये होता है फोर्स, तो आंसर कितना आ जाता है? 0। ठीक, क्या सिमिलरली क्या आप बता सकते हो EF के अंदर फोर्स वर्क डन कितना होगा? 0। जब E से F तक ले जाओगे हॉरिजेंटली, ऐसे ऐसे ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो यहां पे भी तो फोर्स और ड्यू टू ग्रेविटी और जो डिस्प्लेसमेंट EF है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक ऐसे, तो इसका मतलब CD 0 हो गया, EF 0 हो गया। क्या GH भी 0 हो गया? क्या डिस्प्लेसमेंट है इधर, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया, किसमें? GH में। तो हमारे पास नेट वर्क डन क्या बचा? WAB इज इक्वल टू WAC प्लस WDE प्लस WFG प्लस WHB। WAC लिखूं तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और A से C ऊपर जा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, AC जितना, AC लिख देता हूं FG इंटू AC, cos 0 cos 0 1। WDE, D से E ऊपर जा रहे हैं, है ना? माइनस का चाहो तो माइनस का लिख दो, माइनस FG इंटू AC। ठीक है, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस FG इंटू AC। इसी तरह से यहां पे भी फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर 180 का, माइनस FG इंटू DE। सॉरी किसमें? FG, ऑब्जेक्ट ऊपर, फोर्स नीचे 180 का, माइनस FG इंटू FG। ठीक है, फिर उसके बाद HB, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, HB। सभी में अगर मैंने ध्यान से देखा तो माइनस FG कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? AC प्लस DE प्लस FG प्लस HB। बता सकते हो क्या? दिस हाइट प्लस दिस हाइट प्लस दिस हाइट प्लस दिस हाइट, क्या ये AB के बराबर हुई या नहीं? यस और नो, जल्दी जल्दी। यस सर। है ना? ये देखो, ये हाइट है, ये यहां पे आ गई, ये हाइट यहां पे आ गई, तो ये सब मिलकर के कितनी हो गई? AB। तो ये हो गया माइनस FG
इंटू ए बी। ए बी कितना है साहब? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? H. एच। और एफ जी की वैल्यू? mg एम जी माइनस माइनस एम जी एच। बताओ, डब्ल्यू ए बी पाथ 2 और डब्ल्यू ए बी पाथ 1, रिजल्ट सेम और डिफरेंट? सेम सेम। तो हमने क्या बोला, भले ही आपने पाथ कुछ और चूज कर लिया, लेकिन क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपकी इच्छा हो जैसे आप लेकर के गए, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट पर। एच आना इस बात का सबूत है, ए बी आना इस बात का सबूत है कि जो नेट वर्क डन आ रहा है डब्ल्यू ए बी, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस पास से लेकर के गए हो। कब कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो, अगर नॉन कंजर्वेटिव होता तो ये डिफरेंट आता। सोचो सोचो, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते तो आपका पहला आंसर ये तो हो जाता है एफ एक्सटर्नल इंटू ए सी, लेकिन इस टाइम पे आप फोर्स इधर लगाते, डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही हो रहा होता, तो यहां पर ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती, और इस टाइम पे ये एक्स्ट्रा वैल्यू आते ही ये कुछ और होता, तो ये वर्क डन बराबर नहीं होते। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होते। कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कितनों को पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई साहब? चलिए जल्दी से इस चीज को भी प्रूव कर लेते हैं कि ये तो पाथ इंडिपेंडेंट का हो गया साहब, इसको भी प्रूव कर लेते हैं कि क्या क्लोज पाथ का वर्क डन 0 होता? लेट्स चेक इट। किसके कारण? कंजर्वेटिव फोर्स। डोंट फॉरगेट क्या, क्योंकि मैक्सिमम लोग रटते क्या है, क्लोज पाथ का वर्क डन 0। अरे भोट दिमागो, कंजर्वेटिव फोर्स होने पर, है ना, नॉन कंजर्वेटिव होगा तो क्लोज पाथ का वर्क डन 0 नहीं होगा। Work done does not depend on path, it depends only on initial final point। केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में, अदरवाइज तो नॉन कंजर्वेटिव हुए तो पाथ में डिपेंड करना चालू कर देगा। डन। तो ध्यान रखना है, जो भी आप रटो प्रॉपर रटो, है ना, या फिर समझ के रखो। अभी हमारा एम है कि कंजर्वेटिव फोर्स की दूसरी कंडीशन को भी प्रूव करना कि क्लोज पाथ बन जाए, यानी कि एक पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे आ जाए। तो मैंने बोला कि एम मास का ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक और बी से वापस नीचे आ गया। अब इसको ओवरलैप नहीं करवाने के लिए बस मैंने अलग से शो कर दिया, वापस ए पर आ गया, यानी कि वापस ग्राउंड पर आ गया सेम हाइट से, है ना। तो जल्दी से बताओ, इस पाथ डब्ल्यू ए बी, ए से बी के अंदर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? एफ जी डॉट एस, एफ जी एस कॉस 180 माइनस एफ जी एस माइनस एम जी एच। ये एच हाइट, एम मास का ऑब्जेक्ट, इस पर एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की तरफ ही लगता है ग्रेविटी फोर्स, तो एफ जी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट था ऊपर की तरफ, माइनस एम जी एच आ गया। अब किसी ने पूछा कि मुझे क्लोज पाथ में देखना है तो मुझे बी से ए में भी तो वापस देखना है, तो मैंने फाइंड किया साहब डब्ल्यू बी ए, फॉर्मूला लिख रहा किसके थ्रू? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ड्यू टू ग्रेविटी तो ग्रेविटी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से मुझे बताइए, इस सिचुएशन में जब बी से ए में आ रहा होगा तो मोशन किधर की तरफ है? नीचे नीचे। तो Downward. डिस्प्लेसमेंट नीचे। जल्दी बताइए, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो किधर लग रहा है? नीचे. तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैंने लिखा एफ जी एस कॉस 0, कॉस 0 बोले तो 1, तो ये बन गया हमारा साहब एफ जी एस, एफ जी की वैल्यू एम जी एच। ये हमारा आया डब्ल्यू बी ए ड्यू टू ग्रेविटी। क्लोज पाथ अगर मैं पूछूं तो बताइए क्लोज पाथ क्या कहलाएगा यहां पर? ए से बी प्लस बी से, यस और नो? Yes, sir. तो देखिए यहां पर
Hence, W क्लोज पाथ किसके लिए चर्चा चल रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, क्योंकि इसको कंजर्वेटिव बोल रहे हैं। तो ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए। तभी तो ए से बी गया और बी से ए आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया। ठीक है सर। डब्ल्यू ए बी आया माइनस एम जी एच, डब्ल्यू ए बी आया प्लस का एम जी एच, माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच जीरो, डब्ल्यू को क्लोज पाथ हो गया जीरो। कौन से वाले फोर्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण? ग्रेविटी वाले फोर्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण। सो देयरफॉर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ conservative force. We have proved it. Got it? How many of you understood it properly?